और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहां मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाऊँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो बहू है उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था उस समय जब वो प्रेग्नेंट हुई। साल था 2009, उम्र 23 साल, मासिक आय लगभग 35,000 और मेरी शादी की बात चल रही थी। 2006 में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक कैंपस रिक्रूटमेंट द्वारा मेरी नौकरी लग चुकी थी। मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ और मेरी जो शादी है वो एक लव मैरिज है। शादी के दौरान मेरे इन लॉज द्वारा मुझे कहा गया कि बेटा, हमारे घर का कोई भी सदस्य यदि आपसे पूछे कि आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में करी है तो उसे बताना कि आप एक इंजीनियर हो। बीएससी को लोग उतना अच्छा नहीं माना करते थे उन दिनों और शायद आज भी ऐसा ही है। खैर, शादी हो गई। अब 1 BHK से मैं 2 BHK और धीरे धीरे 3 BHK में शिफ्ट हो गया। खर्चे बढ़ने लगे और लगा कि जीवन में कुछ बेटर करने की ज़रूरत है। वो बीएससी वाली बात तो याद थी, तो लगा चलो एक अच्छी डिग्री कर लेते हैं। तो डिसीजन लिया कि मैं करूँगा अब MBA। ठीक है, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद कुछ महीने वहाँ पे पढ़ाई करी उस इंस्टीट्यूट में। लेकिन एक दिन टीचर ने क्लास में एंटर होते ही कहा कि आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगी। केस स्टडी एक MBA ग्रेजुएट की, जिसने MBA करने के बाद एक MBA इंस्टीट्यूशन में ही जॉब करनी शुरू करी थी। उसे ये काम सौंपा गया कि आप जाके MBA के स्टूडेंट्स लेकर आओ। अब अपने इस असाइन टास्क को पूरा करने के लिए वो जगह जगह गया, उसने लोगों के साथ बात करी। बट इसी जर्नी के दौरान वो पहुंचा एक कोकोनट फार्म में और वहां वो मिला एक कोकोनट फार्मर से। उसने कोकोनट फार्मर को कहा कि यार, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हो, तुम्हारी एज जो है वो भी ज्यादा नहीं है, तुम कितना पढ़े हो? तो कोकोनट फार्मर ने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन करी है। अब वो कोकोनट फार्मर से पूछता है कि यार, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स क्यों नहीं किया? तुम्हें MBA करनी चाहिए। अब जो कोकोनट फार्मर था उसने इस MBA ग्रेजुएट से पूछा कि यार एक बात बता कि मुझे MBA क्यों करनी चाहिए। अब उसने रीजंस देने शुरू करे। उसने कहा कि देखो, अगर तुम MBA कर लोगे तो तुम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। उसने कहा ठीक है, और बताओ बिजनेस बढ़ाने से क्या होगा? उसने कहा ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा अपने बिजनेस को फैला पाओगे, ज़्यादा लोगों को लीड करोगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो किसान पूछता है अच्छा, उसके बाद फिर क्या? तो वो कहता देखो, ज़्यादा पैसे कमाओगे तो उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए और तुम अच्छी जगह जाके तो आराम कर पाओगे, बढ़िया सी धूप ले पाओगे, सी शोर पे बैठोगे या नदी के किनारे पे बैठोगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। तो किसान ने कहा एक बात बता दोस्त, मैं अभी क्या कर रहा हूं? अब एक्चुअली ये जो केस स्टडी थी, टीचर का उस क्लास में उस सेशन के दौरान ये केस स्टडी बताने का कारण कुछ और था, लेकिन मैंने इस केस स्टडी से कुछ और ही सीख लिया। मुझे ये लगा कि यार MBA जो है वो इंसान को अपना बिजनेस तो बढ़ाने में मदद कर सकती है, या फिर वो इंसान को कुछ स्किल्स जरूर सिखा सकती है। अगर वो अपनी जॉब करता है तो जॉब में एक बेटर पोजीशन जरूर दिला सकती है, लेकिन सिर्फ MBA अकेली काफी नहीं है किसी को उसके जीवन में सुख देने के लिए, उसको खुशी देने के लिए। और उस फार्मर की कहानी सुन के मुझे, देखो, बात चल रही थी उस MBA ग्रेजुएट की, बट मेरा सारा फोकस था फार्मर की कहानी पे। तो फार्मर ने जैसे एक्सप्रेस किया, जैसे उसने बताया कि वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे उस स्टोरी को सुनने के बाद लगा कि यार जीवन का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली पैसा नहीं है। जीवन की रिक्वायरमेंट है जीवन में खुश रहना। जीवन की रिक्वायरमेंट है कि आप समझें कि आपकी फैमिली का आपके जीवन में क्या रोल है।
आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होना कितना ज़रूरी है, आपके पास पीस ऑफ माइंड होना कितना ज़रूरी है, आपको खुद के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। ये कुछ बातें थी जो उस स्टोरी से मुझे समझ आई। कई दिनों तक ये स्टोरी सुबह शाम दिन रात मेरे दिमाग में घूमती रही और फाइनली मैंने कुछ दिनों के बाद डिसाइड किया अपनी एमबीए के दौरान कि मुझे एमबीए नहीं करनी है, मुझे अमीर बनना है और अच्छे पैसे कमा के जल्दी से रिटायर होना है, या फिर कोई ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करना है जिसमें कि मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा एक ब्रांड बिल्ड हो जाए और जो बिजनेस है वो अपने आप चलता रहे और पैसे आते रहे। कल को मेरे जो बच्चे हों, बच्चों के पास भी ऑटोमेटिकली पैसे आते रहें और वो उस बिजनेस को आगे ग्रो करने में कुछ योगदान अगर दे सकते हैं तो दें और धीरे 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 पैसा भी ग्रो करे और मेरे पास टाइम भी आता रहे। कुछ उस विचार के साथ मैंने एमबीए छोड़ा। अब दोबारा से मुझे लगने लगा कि यार एमबीए तो छोड़ दिया, जहाँ से एक स्कोप था, एक होप थी, एक उम्मीद थी कि शायद मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। याद है ना वो बीएससी वाली बात। तो एमबीए का ठप्पा तो लगा नहीं, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट शुरू कर दिए। अब रेस्टोरेंट के बिजनेस में काफ़ी मेहनत करी मैंने। पहला रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चला और ये रेस्टोरेंट मैं चला रहा था अपनी नौकरी के साथ साथ। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, चलो इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। एक रेस्टोरेंट और शुरू कर दिया। पैसे का कोई बहुत तगड़ा सपोर्ट नहीं था, लेकिन जिस तरीके के ड्रीम्स मैं देखता था, उन ड्रीम्स को जब मैंने शेयर किया मार्केट में लोगों के साथ जाके, जैसे कि कारपेंटर है ना, या फिर लकड़ी के जो विक्रेता होते हैं उनके साथ, और कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ, जब इन सब लोगों के साथ मैंने अपने ड्रीम को साझा किया तो उन्हें मेरे ड्रीम में कुछ पावर लगी और उन सब ने मिलके अपना अपना जो भी वो योगदान दे सकते थे, जिस तरीके से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे मेरे सेकंड रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मैंने खुद के पैसे नहीं लगाए, लोगों ने अपने पैसे लगाए, अपने रिसोर्सेज लगाए और मुझे वो रेस्टोरेंट शुरू करने में मदद करी। अब 2 रेस्टोरेंट्स हो चुके थे, धीरे धीरे 3 हुए, 4 हुए, लेकिन अंततः हुआ ये कि मेरे रेस्टोरेंट्स फ्लॉप हो गए। फ्लॉप क्यों हुए वो भी एक कहानी है, जिससे मैंने एक बहुत ही डीप लर्निंग ली और मैं ज़रूर आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी लर्निंग्स क्या थी। लेकिन खैर, आज बात करते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी की। आज बात करते हैं कि कैसे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग करनी शुरू करी। अब रेस्टोरेंट्स में जब मुझे इतना नुकसान हुआ, मैं वापस अपनी नौकरी पे मैंने अपना फोकस लगाना शुरू किया और नौकरी के दौरान बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को मैंने सर्व किया। उन बड़े बड़े क्लाइंट्स में से कुछ का नाम है जैसे कि वर्जिन, राइट। वर्जिन की यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एयरलाइंस हैं, ट्रेन लाइंस हैं, सुई है और भी बहुत कुछ है, बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे ही मैंने काम किया मेटाल के साथ, जो कि हॉट व्हील्स बनाता है। मैंने और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, जैसे कि पैनासोनिक और पता नहीं क्या। लेकिन इन सारी कंपनीज के साथ काम करने के दौरान मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ अपने जीवन में। सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन वो फुलफिलमेंट जो होती है ना, कि अंदर से लगे कि हाँ यार आज मैंने ये किया, वो फीलिंग नहीं आती थी। एक बार क्लाइंट ने मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया। ये बात है एक ब्रूरी बेस्ड क्लाइंट था, उनकी कहानी है ये। तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया और मेरी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एनकरेज किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया और नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरी टीम में एक सदस्य थे, उन्होंने मुझे कहा कि गौरव, अगर आप मुझे तैयार कर दें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, अगर आप मुझे जाने का मौका दें तो मेरा जीवन ज़रूर बदल सकता है। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे उस इंसान की मदद करनी चाहिए। तो सिचुएशंस बने और वो इंसान मेरे बिहाफ पे ऑस्ट्रेलिया गया, अपनी ट्रिप पूरी करके आया, जो डिलीवरेबल्स थे उनको वहाँ जाके एक्सचेंज करके आया। बहुत अच्छी जर्नी रही। इसी दौरान मेरे पास रेस्टोरेंट के टाइम से एक सदस्य था, रेस्टोरेंट का एक मेरा टीम मेंबर था, उसका भी फ़ोन आता है और वो बताता है कि सर, आपकी वजह से, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया था, मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ।
वो लोग जो कि अपना थैंक्स अदा करना चाहते थे, जो कि अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते थे मेरे साथ, उनके फ़ोन मुझे अमूमन आया करते थे, या किसी तरीके से मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा वो मुझे बताया करते थे कि आपकी वजह से हमारे जीवन में ये बदलाव आया, और हम जिस स्टेट पे थे अपने अपने जीवन के, प्रोफेशनल करियर के, उससे नेक्स्ट स्टेज पर जाने का हमें मौका मिला। तो जब कोई मुझे इस तरीके से फ़ोन करके इस तरीके की बातें बताया करता था, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत बहुत खुश फील करता था। और मैंने समझा कि जब मैं किसी और को खुश देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। और भी मेरे कई सारे पैशंस थे, और भी मेरे कई सारे लर्निंग्स थी जीवन को लेकर, जहाँ पे मैंने ये पाया कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। लगभग 16 साल के अपने कोर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा और मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करी कि सर अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों गौरव, क्यों नौकरी नहीं करना चाहते, क्या प्लान है, क्या करोगे? उन्होंने मुझे बताया, देख गौरव, यहाँ पे रुक जा, तेरा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक का जो रोड मैप है वो बिल्कुल सेट है यहाँ पर, और वाइस प्रेसिडेंट बनना कंपनी का तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई कॉलिंग है जो मुझे कह रही है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं पता था वो कोई कौन है, लेकिन अंदर से ये पता था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं किसी के जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा था। मुझे अच्छा तब लगता था जब कोई मुझे फोन करके या मैसेज करके या मुझे बताता था, एक्सप्रेस करता था कि मेरी वजह से उसके जीवन में कोई बेहतरी हुई। देखो, डायरेक्ट रीजन नहीं था मेरा किसी के भी जीवन को बेटर करने का, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी। पर हाँ, जब ऐसा होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहां मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाऊं और मुझे अच्छा लगे। तो फाइनली मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी स्किल्स मुझे आते थे, जैसे कि प्रेजेंटेशन, जैसे कि वेबसाइट बिल्डिंग, जैसे कि कई सारे ऐसे स्किल्स जिनका यूज मैं अपनी जॉब में किया करता था, उन सारे स्किल्स की मदद से मैंने लोगों की मदद करनी शुरू करी। कुछ ऐसे लोग जो कि अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज्ड थे जीवन में, और हिम्मत नहीं थी अंदर से कुछ कर पाने की, अपनी नौकरी को छोड़ पाना और अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाना, या फिर नौकरी छोड़ के अपना कुछ काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन फेल हो रहे थे, और उन्हें कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि उन्हें बता सके कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना चाहिए। इस तरीके के इंसानों की मैंने मदद करनी शुरू करी, और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मेरे खर्चे जो थे नौकरी छोड़ने के बाद भी मीट होते रहे। मतलब पैसे की मुझे तकलीफ नहीं आई। अब धीरे धीरे मुझे कुछ कंपनीज ने भी अप्रोच करना शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, उनकी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। एक कंपनी है जिन्होंने पैलेस ऑन व्हील्स का इंटीरियर किया है, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से वो कंपनी आती है। उनका कोई प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू होने वाला था उन दिनों। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए उनकी प्रेजेंटेशन बनाऊं, और उन्हें कुछ 100 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए मैंने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, और उस प्रेजेंटेशन ने उनकी मदद करी उस इन्वेस्टमेंट को क्रैक करने के लिए। सब अच्छा चल रहा था एक दिन तक। उस दिन क्या हुआ कि कोई मुझे मिलते हैं, मैं शायद उस दिन अपनी गाड़ी धुलवा रहा था, और वहाँ पर मुझे एक इंसान मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी जो बहू है, ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो बहू है उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था उस समय जब वो प्रेग्नेंट हुई। अब जो मेरा पोता है, वो पोता लगभग 2.5 साल का हो चुका है, और मेरी बेटी को अब करने के लिए एक नौकरी की ज़रूरत है। तो मैं उनको मदद करूं कि उनकी बेटी किसी तरीके से स्टेबल हो जाए।
उन्हें पता था कि मैं लोगों को या कंपनीज को या ब्रांड्स को या बड़े बिजनेसेस को उनकी ब्रांड्स बिल्ड करने में मदद करता हूँ। वो मुझसे बस सलाह चाह रहे थे कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकूं, कैसे उनकी बहू के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो प्रॉब्लम जब मैंने समझी तो मुझे ये समझ आया कि उनकी बहू को कोई ऐसा फ्लेक्सिबल काम चाहिए था जिसमें कि उन्हें ज़्यादा समय ना देते हुए, ठीक है, जिसमें मतलब कोई ऐसा काम उन्हें मिल जाए जहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से रिमोटली या फिर किसी हाइब्रिड मॉडल में वो काम करते हुए अपने बच्चे को भी संभाल पाए, अपनी फैमिली को भी देख पाए और पैसे भी कमा पाए। अब बात आई पैसे की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने पैसे चार्ज करूं, तो मैंने उन्हें बताया कि इंडिविजुअल्स की मदद करने के लिए मैं ये फलाना फलाना अमाउंट चार्ज करता हूं। बात खत्म हुई। हफ्ता निकला, हफ्ते निकले, महीना हो गया। अब वो इंसान उसी एरिया में रहते हैं जहां पर मैं रहता हूं, लेकिन अब जब वो इंसान दोबारा मुझसे टकराए तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। अगली बार जब वो दोबारा, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने अपनी नजरें फेर ली, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा। मुझे लगा यार ऐसा क्यों, मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों ने एक दूसरे को एनकाउंटर किया तो मैंने उनसे रोक के ये पूछा कि कैसे हैं आप और कैसी है आपकी बहू, उसकी जॉब लग गई, वो आजकल क्या कर रही है। तो खैर उस बातचीत के दौरान मुझे ये समझ आया कि उनके पास पैसे नहीं थे मुझे पे करने के लिए और इसीलिए वो हिचकिचा रहे थे मुझसे बात करने के लिए। और मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं 1 to 1 लोगों की मदद करता हूँ तब मैं उतना पैसा चार्ज करता हूँ। अगर आप चाहें तो आपकी बहू 9-10 और क्लाइंट्स मेरे लिए लेकर आ जाएं और जो पैसे मैं एक इंसान से चार्ज करता हूँ वो पैसे मैं उन 10 लोगों से चार्ज कर लूँगा और मैं ग्रुप में उनको कोच करूँगा, ग्रुप में मैं उनकी मदद करूँगा और कुछ इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करने में मदद करूँगा कि किसी के सर पे ज़्यादा भार नहीं आएगा पैसे वाइज। और मुझे लगा कि ये मैंने बहुत अच्छा उनको सोल्यूशन दिया। लेकिन मज़े की बात ये कि नेक्स्ट टाइम फिर जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने फिर से मुझसे बात नहीं करी और वो दूर से ही अपना रास्ता बदल के तो पता नहीं कहाँ चले गए। और दोबारा जब, और पता है थोड़े दिनों के बाद मुझे एहसास हो गया कि एक्चुअली हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। मतलब उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। वो रोटी खा लें और कपड़े पहन लें, एक घर में रह लें, जो उनका सोशल स्टेटस है उसको वो अचीव कर लें, उसको मेंटेन कर लें और कभी कोई दिन त्योहार हो तो उसके लिए अच्छे कपड़े पहन के तो बन ठन के तैयार हो जाएं, जिससे कि लोगों को ना पता पड़े कि उनके घर में पैसे की कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सोशली अपने आप को एक स्टेटस मेंटेन करते हुए अपने जीवन का व्यापन करते रहें। अब मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस है, पर मैं अकेला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश करी कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने कोशिश करी कि मैं उनसे दोबारा से बातचीत करूं। करी मैंने बातचीत और मैंने कोशिश करी कि मैं फ्री में लोगों की मदद करना शुरू करूं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो कंपनीज की जो मैं मदद करता था या फिर वो लोग जो मुझे अच्छे से पैसे पे कर सकते थे उनको मदद करना मैंने बंद कर दिया और उन्हें मैंने रूट कर दिया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जो मुझसे थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बट ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें पैसा पे करना। मैंने इन्हें उनसे मिलवा दिया और मैं चल पड़ा उस रास्ते पे कि मैं फ्री में लोगों की मदद करूंगा। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। मैंने ये पाया कि जब आप फ्री में किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो अगला बंदा उतना इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी चीज़ों को जानने के लिए, अपने आप को उतना डेडिकेटेडली वो फोकस नहीं करता उन चीज़ों पे जो उसको फ्री में मिल रही होती हैं। पर खैर इस जर्नी के दौरान मेरी जो माली हालत है, जो मेरी मॉनेटरी सिचुएशन थी वो बिगड़ चुकी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ EMI जो मैं मंथली पे करता हूँ मुझे
ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे लगने लगा यार अगले महीने की मैं ईएमआई पे भी कर पाऊंगा कि नहीं। खैर दोबारा से कुछ हुआ और मेरे पास दोबारा क्लाइंट्स आने शुरू हुए। कुछ पुराने क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया और पैसे की गाड़ी दोबारा से चलने लग गई। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान आप देख रहे हैं, ये जो पूरी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये है मेरे जीवन की लगभग 20 साल की कहानी। और इन 20 सालों के दौरान मैंने ये पाया कि हमारे देश का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कुछ तो उसमें गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर कुछ काम कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से, मतलब मैंने जो देखा ज्यादातर लोग वो काम नहीं करते जिनमें उनको बहुत मजा आता है करने में। वो काम करते हैं जिसको वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास रोटी खाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, अपना घर मेंटेन करने के लिए, अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए इनफ पैसा आ जाए। अपनी हेल्थ पर लोग नहीं ध्यान दे पाते। उन्हें क्या करना पसंद था या पसंद है, वो उस काम को करने के लिए अपना समय नहीं दे पाते। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्थी नहीं है। उनका जो सोशल स्टेटस है वो बस उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन उसको एलिवेट या उसको रेज नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि यही कहीं ना कहीं एक कारण है जो कि हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर रहा है। देखो, मैं एक नेशनल लेवल का कोई अपने ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ये एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि ये छोटी सी एक प्रॉब्लम तो है हमारे साथ। हमारे अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को क्या, अपने माँ बाप को ये बोल सकें या अपनी बीवी को या अपने बच्चों को ये बोल सकें कि यार कल से ना नौकरी नहीं करनी, कल से कुछ ऐसा काम करना है जिससे ना मतलब मजा आए, जीवन जीने में अच्छा लगे कि हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, या यार कोई गौरव आया था जीवन में, इस दुनिया में एक छाप छोड़कर गया है। हमें वो हिम्मत नहीं है। तो ये जो मैं कहता हूं ना कि मैं एक ब्रिजनरी हूं, इसी तरीके की जो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई, उन्हीं के आधार पर मुझे लगा यार किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि लोगों को हिम्मत दे पाए, उनको रास्ता दिखा पाए, उनको बता पाए कि उनको वो काम करना बहुत जरूरी है जिससे कि उनको हिम्मत मिले, उनको खुशी मिले। उनके अंदर हिम्मत जो उनकी डिसॉल्व हो चुकी है टाइम ओवर द पीरियड, वो हिम्मत उनके जीवन में एक बार दोबारा से रिवाइव हो पाए। एक ऐसे इंसान की जरूरत है। मैं बहुत समय तक अपने जीवन में एक फेलियर रहा। फेलियर कैसे? मैंने आपको बताया कि साल 2009 में अपनी नौकरी से मैं मंथली लगभग 35,000 रुपए कमाता था। नौकरी में मैं अपनी प्रोग्रेस तो कर रहा था और पैसे भी मेरे पास ठीक ठाक थे। मैंने अपने घर खरीदे, राइट, अच्छी गाड़ी ली और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, आज भी अच्छे स्कूल में जाते हैं और फैमिली वॉज डूइंग वेल। लेकिन एक समय ऐसा था शादी के बाद जब मेरी वाइफ भी जॉब करती थी और मैं भी जॉब करता था और हम दोनों मिलकर वो 3 BHK को अफोर्ड करते थे। बच्चे आए, जॉब वाइफ ने छोड़ी, थोड़े से और सिचुएशंस, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। जॉब के चलते मैं अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता था, अपनी हेल्थ को टेक केयर नहीं कर पाता था। अंदर से लगता था कि यार जीवन में जो करना चाहते थे ना वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे शौक थे, जैसे कि बांसुरी बजाना, जैसे कि म्यूजिक एडिट करना और भी कई सारे शौक थे जीवन में जिनको मैं नहीं जी पा रहा था। और मुझे पता है कि आपके भी जीवन में जरूर कुछ ना कुछ शौक रहे होंगे जिनको आप पूरा नहीं कर पाए या करना चाहते हैं बट किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। ये जो नीचे कमेंट्स का सेक्शन है उसमें आके मेरे साथ बातचीत करें। मैं कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। एंगेज होते हैं, एक बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं।
समझते हैं कि ऐसा क्या है जो कि आपको रोक रहा है कुछ इंपैक्ट क्रिएट करने से। पता है, हमेशा आपको अपने थंब की ये जो धारियां हैं ना, इनको जरूर देखना चाहिए। ये आपको याद दिलाती है कि ऐसी धारियां किसी और के अंगूठे में नहीं है। आपकी आईज का जो इंप्रेशन है, पता है ना, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपके थंब्स का इंप्रेशन और आपकी आईज का इंप्रेशन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी आई का इंप्रेशन भी अलग है। जो आपका हार्ट बीट रेट है, जो इसकी फ्लक्चुएशंस है, वो यूनिक है। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यूनिक है। देखिए, होल सोल आप यूनिक है। और ये जो ब्रिजनरी मूवमेंट है ना, ये एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से कि मैं आपको याद दिला पाऊं, आपको हिम्मत दे पाऊं, आपको बताऊं कि आप भी एक ब्रिजनरी हैं। अगर आपने जीवन में कोई विजन देखा है तो उस विजन को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो ये नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, वो ये नहीं चाहता कि आप वो काम करें जिससे कि आपको खुशी ना मिले। वो चाहता है कि आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। वो माँ है ना आपकी, वही तो आपका बाप है। और माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी खुश ना रहे या उनकी बेटी कभी खुश ना रहे। ब्रिजनरी कौन है? देखिए, मेरे साथ इन लाइंस को ना आप लिख लीजिए कहीं पे और मेरे साथ रिपीट कीजिए। बता सके जो खुलकर उसे क्या है पसंद और क्या नापसंद, वो ब्रिजनरी। जो करे खुद को एक्सेप्ट और खुद की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। कंपीट करे जो सिर्फ अपने आप से, ना करे कभी औरों को जज, वो ब्रिजनरी। जो देख सके किसी एक घटनाक्रम को मल्टीपल एंगल्स से, वो ब्रिजनरी। ऑप्शंस के होते हुए जो चुने मुश्किल मगर सही रहा, वो ब्रिजनरी। रखे जो अपने स्टेक होल्डर्स के हितों का ख्याल और ना करे कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। जिसे हो खुद के लक्ष्य की क्लैरिटी और उसे पाने के लिए जो करे हर भरसक प्रयास, वो ब्रिजनरी। इवैल्यूएट करे जो अपने हर नक्शे कदम को और डिफाइन करे अपने माइलस्टोन्स की अचीवमेंट की टाइमलाइन को, वो ब्रिजनरी। अपने जीवन के पर्पस को पाने के पथ पर चलते हुए जो कर सके खुद का पर्सनल ब्रांड रेज, वो ब्रिजनरी। अगर आप हैं ब्रिजनरी तो बोले मेरे साथ, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड। आपको मेरे साथ ब्रिजनरी के इस सफर पर जुड़े रहना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।